गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेयरलेस गणित। हम कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। पिछली क्लास में हमने देखा 1x1, 2x2, 3x3 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट और उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। तो हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़ से। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। कहने का क्या मतलब है, इफ़ वी हैव अ डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स लाइक दिस, तो इसका डिटर्मिनेंट हमने निकाला। डिटर्मिनेंट विल बी 1 2 -1 5, 5 1 5 -2 दैट इज़ +2, 7 आ गया। अगर हम इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें, अगर हम इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो हमें ट्रांसपोज मिलेगा। ए ट्रांसपोज विल बी 1 2 -1 एंड 5, and if we calculate determinant of this transpose तो भी वो सेम आएगा। देखिए 5 एंड +2 7। सो कहने का मतलब है ए मैट्रिक्स का जो भी डिटर्मिनेंट होगा, अगर आप उसकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, दैट इज ट्रांसपोज कर दें, तो भी सेम आएगा। सो वी कैन से दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। Property number 2, if any two rows or columns are interchanged, then the sign of determinant changes. उसी एग्जाम्पल में हम R1 R2 को एक्सचेंज करके देखते हैं। वी हैव इंटरचेंज R1 एंड R2 और मैट्रिक्स को नाम दे दिया B. नाउ लेट्स कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। नाउ -1 इंटू 2 -2 -1 इंटू 5 5, सो आंसर इज -7। रिजल्ट वही है, सिर्फ साइन डिफरेंट हो गया है। इसी तरह से हम एक बार कॉलम में इंटरचेंज करके भी देखते हैं। C1 C2 को इंटरचेंज करते हैं और नाम दे दिया हमने इस मैट्रिक्स को C, तो ये हमारा हो गया 2 5 1 एंड -1। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ C विल बी -2 -5, दैट इज -7। तो मतलब ये, अगर हम सभी रोज को कॉलम से इंटरचेंज करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम दो रोज को आपस में इंटरचेंज करें या कॉलम्स में इंटरचेंज करें तो एक नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स वेयर C1 इज इक्वल टू C3, तो हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके देखते हैं। डिटर्मिनेंट ए विल बी फर्स्ट टर्म 1 into determinant of remaining part -2 into determinant of remaining part +1 into determinant of remaining part। इसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करके इस तरह से आपको पता ही है 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। ये आपके पास आ गया, तो ये हो गया 6, ये 0 और ये हो गया -6। सो आंसर इज 0। सो कभी भी अगर आपके पास दो रोज या दो कॉलम एक जैसे हैं तो उसका डिटर्मिनेंट बिना कैलकुलेशन के ही आप 0 लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम्स आर मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय k। चलिए ये एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमने ए लिया, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं जो कि आ गया 5। अब हम एक नई मैट्रिक्स बनाते हैं। इस पूरे रो को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 6, और ये तो नहीं करते। अब हम इस B का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 3 3 ज़ा 9 माइनस प्लस 6, दिस इज़ 15। अब आप देखिए, हमने एक रो को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जो हमारा डिटर्मिनेंट आया है उसका आंसर भी 3 से मल्टीप्लाई होकर आया है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5, if elements of a row or column are expressed as sum of two or more terms, then determinant can be expressed as sum of two or more terms, two or more determinants. Suppose you have this determinant, तो आप इसे ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपका C1 में दो डिफरेंट एलिमेंट्स का सम है, तो हम इसे ब्रेक करके इस तरह से लिख सकते हैं, MNO प्लस XYZ PQR एंड MNO। आप इसी तरह से अगर आपके रो में होगा तो रो भी आपकी ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि हमने कॉलम 1 को ब्रेक किया है
तो कॉलम 2 और कॉलम 3 हमारे सेम रहेंगे। तो ये तो हुई हमारी प्रॉपर्टीज़। अब इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कैसे करना है हम देखते हैं। इन एक्सरसाइज 4.2 स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन आपको कहे गए हैं। फाइंड डिटर्मिनेंट यूजिंग प्रॉपर्टीज़ विदाउट एक्सपेंडिंग, मीन्स आपको एक्सपेंड नहीं करना है R1 R2 से, आपको बिना एक्सपेंशन के ये आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्स वाई जी ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0। अब आपको इसे करना है। तो अभी अभी लास्ट में जो आपको प्रॉपर्टी बताई है आप उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपके पास थर्ड कॉलम आपका सम है, तो आप उसे ब्रेक कर देंगे। फर्स्ट और सेकंड कॉलम आपके सेम रहेंगे। ये आपका आ गया एक्स वाई जेड ए बी सी और यहाँ भी आ गया ए बी सी। अब आप देखिए यहाँ C1 और C3 सेम है, यहाँ आपके C2 एंड C3 सेम है, आइडेंटिकल जिसे आप कहेंगे। सो वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0, वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो 0। सो 0 + 0 इज 0। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया बिना एक्सपेंशन के। बिना एक्सपेंशन ही हमें पता लग गया कि वैल्यू हमारी 0 आ रही है एंड दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। आप एक और काम कर सकते थे, आप C1 C2 को ऐड कर लेते तो यहाँ x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी था, तो भी हमारा C1 C3 सेम हो जाता और तब भी ये 0 बन सकता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी एंड सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। देखिए इनमें आप कोई और ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर कोई और प्रॉपर्टी लगाकर भी आप प्रूव कर सकते हैं। अब वहाँ आपको कितनी प्रॉपर्टीज़ याद है, आपको कैसे लगानी आती हैं, इस बात पे सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। आप यहाँ पर करिए C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये हमें क्या मिल रहा है, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। यहाँ देखिए ये हो गया b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। यहाँ देखिए c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये आ गया आपका। अब यहाँ देखिए a माइनस ए 0, b माइनस बी 0, सी माइनस सी 0। इसी तरह से ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो आपके पास आ गया ये। इस तरह से अगर आपके पास कोई रो या कॉलम पूरा 0 होता है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। तो हम इस तरह से रीज़न लिख के ये कर सकते हैं, प्रॉपर्टी अपनी लिख दी। अब यहाँ ये 0 क्यों आएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ से एक्सपेंड करते हैं, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो देखिए 0 से एक्सपेंड करेंगे, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, सो कंप्लीट वैल्यू विल बी 0। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम कैसी ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। देखिए दिस इज 65, 9 7 ज़ा 63 प्लस 2 65, 8 9 ज़ा 72 प्लस 3 75, 9 9 ज़ा 81 प्लस 5 86। So we are starting with our left hand side and we will use C1 प्लस 9 टाइम्स C2 और ये वैल्यू हम लगाएंगे C1 में। तो आपके सामने जो भी डिटर्मिनेंट है उसका कॉलम 1 एंड कॉलम 2 0 है, सेम है। सो दिस वैल्यू विल बी 0 बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ऐसे रीज़न लिखते हुए विदाउट एक्सपेंशन आप 0 लिख सकते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, अब आप यहाँ देखिए आप किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं इसकी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका ABAC है, ये आपका BCCAB है और ये आपका ACCB है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर लें तो आपको पूरे इस कॉलम में AB प्लस BC प्लस CA कॉमन मिल सकता है। सो स्टार्टिंग विद अवर लेफ्ट हैंड साइड हम वैल्यू यूज़ करने वाले हैं C3 में C3 प्लस C2। सो यू आर गेटिंग दिस एक्सप्रेशन। अब आप यहाँ पूरे C3 से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यही चीज़ें यहाँ प्रेजेंट हैं। सो
टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA कॉमन फ्रॉम C3 से हमने इसे कॉमन कर लिया। जब ये बाहर निकल जाएगा तो यहाँ हमारे पास 1 1 1 आ जाएगा। अब ऐसा होने पे क्योंकि आपका C1 एंड C3 सेम है, आइडेंटिकल है, तो ये वैल्यू 0 आ गई आपकी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। एंड 0 इंटू एनीथिंग इज 0। सो यहाँ आप रीज़न क्या देंगे, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। अब देखिए बिना एक्सपेंशन के ही हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब आपके पास ये है और आपको इस तरह से इसे शो करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम अगर R1 प्लस R2 प्लस R3 को कंबाइन कर लें तो यहाँ मिलेगा A प्लस B प्लस C, यहाँ होगा P प्लस Q प्लस R और यहाँ होगा हमारा X प्लस Y प्लस Z। सो स्टार्टिंग विद अवर लेफ्ट हैंड साइड एंड यूजिंग R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ मिल रहा है A प्लस A 2A, B प्लस B 2B, C प्लस C 2C। तो तुमने 2 को कॉमन कर दिया। इसी तरह से यहाँ 2P 2Q 2R था, यहाँ 2X 2Y 2Z था, तो हमने इस तरह से लिखा। अब हमारा 2 कॉमन किया जा सकता है, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1 से हमने 2 कॉमन कर दिया और ये 2 कॉमन कहाँ जाएगा, डिटर्मिनेंट के बाहर। अब ऐसा करने के बाद नाउ इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 2 रोज R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 अगर हम करते हैं R2 माइनस R1 तो हमें मिलेगा माइनस B, यहाँ मिलेगा हमें माइनस Q और यहाँ मिलेगा हमें माइनस Y। उसी तरह से R3 माइनस R1 करेंगे। When we are using these transformations तो हमें R1 तो सेम ही रखना पड़ेगा। अब इन्हें माइनस करते हैं तो हमारे पास इस तरह से ये आ गया है। अब हम क्या यूज़ करने वाले हैं, R1 में यूज़ करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। जब हमने ये यूज़ किया दिस प्लस दिस प्लस दिस, B और C कैंसिल हो गया, यहाँ बचा A। यहाँ यूज़ किया तो P कॉमन P आ गया, यहाँ यूज़ किया तो यहाँ हमारा सिर्फ X बचेगा। R2 और R3 हमारे अनचेंज रहेंगे। अब यहाँ आने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, सिर्फ एक माइनस साइन हटानी है हमें। तो हम क्या करेंगे, इन माइनस साइन को भी कॉमन कर देंगे, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3। नाउ बिकॉज वी हैव 2 माइनस साइंस तो हम यहाँ -1 की पावर 2 लिखेंगे विच इज़ +1। So you are getting this which is your required right hand side. Now look at question number 6. ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसी तरह से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। अब ऐसा करने के बाद आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। तो हम कर रहे हैं R1 को मल्टीप्लाइड बाय C। जब हम इस तरह से किसी रो को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ उसे बैलेंस भी करना है। तो R1 को C से मल्टीप्लाई किया, 0 AC माइनस BC, R2 एंड R3 विल रिमेन सेम। तो आप यहाँ तक आ गए। अब आप देखिए अगर इसे हम B से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ 0 बन सकता है। सो हम क्या करने वाले हैं, R1 में R1 माइनस B टाइम्स R2। जब हमने ऐसा किया तो यहाँ आया 0 प्लस AB विच इज़ AB, ये आया AC माइनस 0 विच इज़ AC, माइनस BC प्लस BC विच इज़ 0 एंड R2 and R3 will remain same. Now you can see that A can be taken out from R1. Take A common from R1। अगर हमने ऐसा किया तो यहाँ आ जाएगा A/C, यहाँ होगा BC 0, बाकी आपके एलिमेंट्स एज इट इज़ रहेंगे। Now you can see that R1 and R3 are identical. R1 and R3 are identical और identical हो तो क्या होगा,
ज़ीरो हो गई मैट्रिक्स। सो ये होगा A/C इंटू ज़ीरो विच इज़ अल्टीमेटली ज़ीरो। और यही आपका राइट हैंड साइड है जो आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है। सो स्टार्टिंग विद अवर लेफ्ट हैंड साइड, आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, यहाँ से A कॉमन है, यहाँ से B और यहाँ से C कॉमन है। सो टेकिंग A, B एंड C कॉमन फ्रॉम R1, R2, R3 रिस्पेक्टिवली, जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ आपके पास आ गया ABC। अब अगर आप देखेंगे तो आप कॉलम 1 से A कॉमन कर सकते हैं, कॉलम 2 से B कॉमन कर सकते हैं एंड कॉलम 3 से C कॉमन कर सकते हैं। सो कॉमन करने के बाद आपके पास A² B² C² आ गया। यहाँ आपके पास बचा -1 है ना, ये 1, ये -1, सारे ABC बाहर हो गए और हमारे पास ये आ गया। अब हमारा जब इस तरह से आपके पास कोई मैट्रिक्स आ जाए तो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा मैक्सिमम ज़ीरोज़ बनाने का। अगर हम R1 + R2 करते हैं तो हमारी ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये हो जाएगी 2। तो यूज़ करते हैं इसे। ये हमने ऐड किया 0 0 1। एक बार आपके पास किसी एक रो में 2 या 3 ज़ीरोज़ आ गई तो आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए। अब हम जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो कैसे एक्सपेंड करेंगे? यूजिंग दिस रो। आपको पहले भी बताया था, आप उस रो से एक्सपेंड करेंगे जहां आपके पास मैक्सिमम ज़ीरोज़ हों, वहां कैलकुलेशन आपके लिए ईजी होगी। सो एक्सपेंडिंग बाय R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं इसे। 0 इंटू समथिंग ख़त्म, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, ये भी ख़त्म, सिर्फ ये वाला बचा। साइन होगा इसका +1, 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट, तो ये होगा ये 2 होगा, ये 2 था हमारा, 1 + 1 2 बनेगा ये। A² B² C²। अब देखिए 2, 1 1 ज़ा 1, -1 -1 इज +1, तो 2 2 ज़ा 4, दिस इज 4 A² + B² plus A² into B² into C², which is your right hand side. You can have a look on the question. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में डिटर्मिनेंट्स के और क्वेश्चंस के साथ।